हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कुछ चीज़ें हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जिसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, उसको माइक्रो कहा जाता है। और मैक्रो का अर्थ होता है जिसमें आप लार्ज लेवल पर एक पूरी इकॉनमी की स्टडी करते हैं, तो उसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो दोनों इकोनॉमिक्स हैं, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे की शाखाएं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप माइक्रो पढ़ते हैं तो आप मैक्रो आसानी से स्टडी कर सकते हैं, और अगर आपको मैक्रो का पता है तो आप माइक्रो को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे की किसी तरह से विरोध नहीं करती हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने एक को पढ़ा तो इसका मतलब जो है वो आपका ज्ञान पूरा नहीं है, आपका नॉलेज पूरा नहीं है, आपको अर्ध शिक्षित ही माना जाएगा। इग्नोरेंट रहेंगे अगर आप किसी एक के बारे में, तो इसका मतलब है कि आप हाफ एजुकेटेड हैं। तो देखिए, जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें एग्रीगेट्स को लिया जाता है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें इंडिविजुअल यूनिट्स को लिया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में जो एग्रीगेट्स लिए जाते हैं वो भी केवल समूची अर्थव्यवस्था के स्तर पर। तो जब हम समष्टि की मांग का उल्लेख करते हैं, अगर मान लीजिए आप एग्रीगेट डिमांड लेते हैं, तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंडिविजुअल डिमांड्स को जोड़ से ही आती है हमारे पास, कि जब हम इंडिविजुअल डिमांड के जोड़ देंगे तभी हमारे पास क्या आएगी, एग्रीगेट डिमांड आएगी। इसका मतलब है कि मैक्रो के अंदर आप जिन कंसेप्ट को लेंगे वो कहाँ से आए हैं, हमारे पास माइक्रो के। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइक्रो से मैक्रो में ली जाती है। अब मान लीजिए आप किसी देश की नेशनल इनकम को लेते हैं। नेशनल इनकम का मतलब होता है कि उस देश के नागरिकों के पास जो आय होती है, टोटल का जोड़ यानी एग्रीगेशन होता है। तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल के इनकम को जोड़कर ही आप क्या निकाल सकते हैं, जो नेशनल इनकम है वो निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके एग्रीगेट्स को निकालने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, माइक्रो। तो ये था हमारा कि माइक्रो और मैक्रो जो है दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की विरोधाभासी आप इसे नहीं कह सकते। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो हम जब इन दोनों कंसेप्ट हमारी क्लियर हैं तो हम बता सकते हैं कि इनके बीच में क्या अंतर पाया जाता है, और हमें पता भी है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की, समुच्चय की जो मात्रा है, एग्रीगेशन की जो डिग्री है वही है। और हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिया जाता है, इंडिविजुअल जो यूनिट्स हैं उनके जोड़ को यानी कि एग्रीगेट्स को लिया जाता है, जबकि जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें इंडिविजुअल यूनिट्स को लिया जाता है, यानी कि जो समुच्चय वो किस में पाया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो छोटे भाग का स्टडी करता है, और जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो जो डिफरेंट एग्रीगेशंस हैं उनकी स्टडी करती है। सेकंड है फोकस ऑफ स्टडी, कि आप क्या क्या पढ़ते हैं। तो आपने स्कोप दोनों का देख लिया था, माइक्रो का भी और मैक्रो का। माइक्रो में मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे हमने देखा इसके स्कोप में इसके एम्प्लॉयमेंट को आप इसमें देखते हैं, जो उससे संबंधित समस्याएं हैं, सिद्धांत है, नेशनल इनकम है। और अगर हम बात करें कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो उसमें हम मेनली जो है रिसोर्सेज के एलोकेशन को देखते हैं, और उससे रिलेटेड जो सिद्धांत और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इसमें स्टडी करते हैं। बेसिक पैरामीटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जो इसके विषय वस्तु है उसका भी मूल अंतर है, कि दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो उसमें आप क्या देखते हैं, आप प्राइस को लेते हैं, जबकि अगर आप जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें आप किसको लेते हैं, इनकम को। मेनली आप इनकम के ऊपर आपका फोकस होता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें आप डिफरेंट मार्केट्स में कीमत किस आधार पर डिसाइड होती है ये देखते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, साधन, इन सब की स्टडी आप इसमें करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट जो आपकी सेविंग है उसको आप इसमें लेते हैं। उसके बाद है मेथड्स ऑफ स्टडी। तो इनके जो मेथड्स हैं पढ़ने का, इनका जो तरीका है,
स्टडी करने की जो विधियाँ हैं वो भी क्या हैं, डिफरेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिद्धांत का निर्माण करते समय हम ये मान लेते हैं कि अन्य बातें समान रहती हैं। जैसे जब आप लॉ ऑफ डिमांड करते हैं तो उसमें आप क्या मानते हैं कि सिर्फ प्राइस ही आपका वेरिएबल है, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कंज्यूमर की जो टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, रिलेटेड गुड्स की, कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं वो सारे क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी कि आंशिक, पूर्ण रूप से संतुलन नहीं है, तो इसको पार्शियल। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें आर्थिक तत्वों के महत्वपूर्ण समूचों में वर्गीकृत यानी उसको बांट लिया जाता है। जैसे एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है। तो इसको क्वेश्चन जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहा जाता है। अर्ध सामान्य वो पार्शियल है और ये क्वेसी जर्नल है, अर्ध सामान्य संतुलन इसे कहा जाता है। उसके बाद है सेट ऑफ अजम्पशंस हैं कि कुछ चीज़ें जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रूव कर देते हैं वो मैक्रो के लिए अजम्पशंस हैं, और जो चीज़ें हम मैक्रो में प्रूव करते हैं वो माइक्रो के लिए अजम्पशंस हैं। जैसे जब हम लॉ ऑफ डिमांड करते हैं तो उसमें हम इनकम को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, पॉपुलेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो में हम पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट मान के चलते हैं। अगर हम किसी भी बाज़ार को देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें हमने मैक्रो में प्रूव कर दी हैं। तो ये माना जाता है भी कि दोनों जो हैं वो एक ही एक पेड़ की तरह हैं और दोनों अलग अलग शाखाएं हैं जो एक दूसरे की विरोधाभासी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक होती हैं। उसके बाद आती है भी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये सारे टॉपिक्स आप जो है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकॉनमी, कि आज के समय में अगर आप देखें तो जो इकॉनमी की फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसको समझना आसान नहीं है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें इसको समझने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट जो इकॉनमी की जो डिफरेंट फंक्शनिंग है उसको देखते हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में हमारी हेल्प करता है। नेशनल इनकम की स्टडी हम इसमें करते हैं कि पर कैपिटा जो नेशनल इनकम है वो इसमें हम देखते हैं। तो हर देश के लिए जब भी वो कोई प्लानिंग करेगा या फिर जो सोशल वेलफेयर के लिए किसी भी तरह की वो प्लानिंग करता है तो नेशनल इनकम का उसे पता होना चाहिए, उसके बिना उसकी प्लानिंग नहीं होगी। तो ये उसको भी स्टडी करता है, एनालाइज करता है। आर्थिक नीति का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, कि ये जो है आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी हमारी सहायता करता है ना, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय है, समग्र रोजगार, एग्रीगेट जो इन्वेस्टमेंट है, जनरल प्राइस लेवल है, वो सारे किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी इकोनॉमिक जो सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है। कि ये सारी चीज़ें जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो इसी के आधार पर बनाई जाती हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है, हमारा जो रोज़गार है देश का वो क्या है, कैसे बढ़ाना चाहते हैं। तो आर्थिक नीति के निर्माण में फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, स्टडी ऑफ ट्रेड साइकिल्स, इसमें जो है हम ट्रेड साइकिल्स का हमने पहले भी देखा था कि ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं, कि किसी अर्थव्यवस्था में जो बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, जो बार बार डिप्रेशन और बूम की सिचुएशन आती है। तो इसमें हमें पता चलता है कि इसमें की जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे वो उसको प्रभावित करती है राष्ट्रीय आय को। तो वो सारी चीज़ें, चेंज इन जनरल प्राइस लेवल, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंसेप्ट होती है वो किस में होती है, जनरल प्राइस लेवल से रिलेटेड होती है, और वो किस में स्टडी की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हर देश ये चाहता है कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको महत्व दिया गया है। तो आर्थिक संवर्धी तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और नीतियों का निर्धारण करने के लिए हमें इसकी स्टडी करनी पड़ती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में सहायक है कि जैसे आप मान लीजिए माइक्रो, आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किया था, जो हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी कम होती चली जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब किसी वस्तु की मात्रा का उपभोग बढ़ता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है। तो वास्तव में माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी नियम जो रेलिवेंट एग्रीगेट्स हैं उनका अध्ययन किए बिना नहीं बनाया जा सकता, कि जब तक आप रेलिवेंट जो एग्रीगेशन है उनको नहीं देखेंगे तब तक आप किसी भी लॉ को आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप यूज़ करते हैं यदि एग्रीगेशन होता चला जाता है। उसके बाद है एस्टिमेट ऑफ मटेरियल वेल, इससे हम जो मटेरियल वेलफेयर है, जो भौतिक कल्याण है उसका अनुमान लगाते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन, तो अगर आप दो देशों के बीच में
नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आप दो देशों के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो क्या होगा आपका, जैसे आय है, निवेश है, उपभोग है, बचत है, इनके आधार पर हम कंपैरिजन करते हैं। और वो सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक प्लानिंग है आधुनिक युग आर्थिक नियोजन का युग है कि हर देश जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसे क्या करना पड़ता है, डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉर्मुलेट करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता, मान लीजिए आप एक ऐसी नीति बनाना चाहते हैं कि बेरोज़गारी कम हो जाए, तो ये चीज़ आपको कहाँ पता चलेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आर्थिक क्षेत्रों का भी आपस में अंतर संबंध हम इसमें देखते हैं। जैसे जो हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो वो आपस में जो रिलेशन होता है उनका, एक दूसरे पर जो इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, वो भी हमें किसकी स्टडी से पता चलती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। उसके बाद है कि हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो विरोधाभास है, जो पैराडॉक्स है, उसको समझने में भी हमारी सहायता करता है। मैक्रो कुछ चीज़ें जो माइक्रो के लिए सही हैं, मैक्रो के लिए सही नहीं होती। तो देखिए, जैसे एग्जांपल लिया जाता है कि एक किसान अच्छा काम करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है और प्रकृति साथ देती है तो उसकी आय में वृद्धि हो जाती है। लेकिन यदि सारे किसान मेहनत करें और देश में अगर बहुत ज़्यादा फसल पैदा हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो फसल की कीमतें हैं वो क्या हो जाएंगी, कम। तो इससे जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसके कारण हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इस कारण से ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पैराडॉक्स है उसको समझने में भी हमारी सहायता करता है। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स। उसके बाद है अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, असंतुलित बजट है, निर्धनता, आर्थिक विकास, सरकार का महत्व, ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो ये है हमारा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना इसके किसी भी प्रकार की जो पॉलिसी है वो नहीं बनाई जा सकती है। इसके बाद आती हैं लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। और लिमिटेशंस में देखिए, सबसे पहले आपकी जो लिमिटेशन यानी सीमाएं क्या हैं, तो सबसे पहले है फॉल्सी ऑफ कंपोजिशन, कि रचना का तर्क दोष पाया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में जो अनेक निष्कर्ष हैं जो व्यक्तिगत इकाइयों के सरल सम्मिश्रण पर आधारित है, लेकिन जो तथ्य व्यक्ति के लिए सही है वह जरूरी नहीं कि पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही हो। तो हमने पैराडॉक्स देखा था मैक्रो, तो वही चीज़ ये एक्सप्लेन करता है कि इसका जो कंपोजिशन है उसमें भी तर्क दोष पाया जाता है। कैसे? अब मान लीजिए एक व्यक्ति अगर बचत करता है तो वो सही है अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि वो निवेश करेगा और इससे उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम सारे ही बचत करने लग जाएं तो इससे डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी कम, और डिमांड के कम होने से आगे निवेश नहीं होगा, और निवेश नहीं होगा तो उत्पादन, आय, रोजगार, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डाउन। तो एक चीज़ वो सही हो सकती है एक व्यक्ति के लिए, लेकिन पूरे समाज के लिए वो गलत भी हो सकती है। तो द फॉल्सी ऑफ कंपोजिशन इसमें पाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है विजातीय इकाइयाँ, हेट्रोजीनियस जो यूनिट्स होती हैं वो भी आती हैं इसमें। तो समुच्चय के अध्ययन क्षेत्र में अनेक विजातीय इकाइयाँ सम्मिलित होती हैं। इन इकाइयों को अलग अलग तरह से हमें पता है कि जब आप एग्रीगेट्स करते हैं तो आप कैसे करते हैं, यूनिट्स को जोड़ देते हैं। अब अगर एक जैसी यूनिट्स हैं तो उनको आप आसानी से जोड़ सकते हैं और उनका एग्रीगेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप्स की हेट्रोजीनियस यूनिट्स आ जाती हैं तो वहाँ पर उनका एग्रीगेशन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल है कि 6 सेब प्लस 7 सेब यानी कि 6 एप्पल्स और 7 एप्पल्स को अगर आप जोड़ते हैं तो 13 एप्पल्स हो जाती हैं। ये बिल्कुल सही है। फिर 6 सेब एप्पल हैं और 7 जो है ऑरेंजेस हैं तो 13 जो फ्रूट्स हैं वो हो जाते हैं। ये भी फिर भी ठीक है। लेकिन अगर 6 एप्पल्स और 7 हाउसेस को अगर आप जोड़ते हैं तो इस तरह का जो एग्रीगेशन है वो सही नहीं मान सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस यूनिट्स में भी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है स्वयं समुच्चय की अपेक्षा उसकी रचना का जो ढांचा है,
रचना अथवा ढांचा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि आप अगर पूरे एग्रीगेशन के आधार पर देखेंगे तो कई बार हमारे जो निष्कर्षण, जो कंक्लूजन्स हैं वो गलत हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए 2016 और 17 में प्राइस लेवल क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2017 में कीमतों में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। जनरल प्राइस लेवल हम उसमें डिफरेंट कमोडिटीज़ को लेते हैं। अब ये हो सकता है कि एक कमोडिटी, मान लीजिए गेहूं की जो कीमत थी वो कम हो गई और दूसरी तरफ जो चावल था उसकी कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। तो कंपोजिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंपोजिशन को देखकर ही बता सकते हैं कि किस कमोडिटी को कीमत बढ़ी और किस कमोडिटी की कीमत कम हुई। और अगर एग्रीगेशन के आधार पर देखें तो टोटल प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं आया। तो कंपोजिशन की इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। डाइवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ एग्रीगेट्स की कई बार क्या होता है कि जो प्रभाव होते हैं वो अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं अलग अलग एग्रीगेट्स पर। जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर हम इसको बता सकते हैं, एक जैसा प्रभाव नहीं होता। मान लीजिए हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, कीमतें अगर बढ़ जाती हैं तो उसका प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग पड़ता है, अलग अलग जो एग्रीगेट्स हैं। मान लीजिए कीमतें बढ़ी तो कंज्यूमर पर कैसा इफेक्ट होगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर कीमतें बढ़ती हैं तो जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, उस पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा और जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने के कारण उसके इनकम बढ़ेगी, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। तो ये हैं कुछ लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सामूहिक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समष्टि अर्थशास्त्र ऐसे व्यष्टि प्राचलों के महत्व की अवहेलना करता है जो विषय वस्तु के मूलभूत तत्व कि कई बार जो है एग्रीगेशन करते समय हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो विषय वस्तु है उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो दोनों ही हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अगर माइक्रो को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने या फिर मैक्रो को, तो सही नहीं है। दोनों की इम्पोर्टेंस हमारे लिए सेम है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट। थैंक्स।